हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 17 अक्टूबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है एफएसएसएआई ने बैन लगाया है ओआरएस टर्म यूज़ करने पे उन सभी मटेरियल पे जिनका बेस फ्रूट पे होगा या किसी दूसरे मटेरियल पे होगा। मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है, एफएसएसएआई क्या होता है, फिर आपका एफएसएसएआई कब और कैसे बना, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 क्या है, उसके बारे में एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा। फिर किस तरीके से आप उसके पॉइंट्स को अपनी मेंस आंसर राइटिंग में इनकलकेट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। सेकेंड आर्टिकल बात करता है कार्बन मार्केट के ऊपर। बहुत बार मैं कार्बन मार्केट के ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। मैंने बताया कार्बन मार्केट क्या होता है, कार्बन क्रेडिट क्या होता है। तो आज ये एक एडिटोरियल है द हिंदू का, जिसमें मैं चैलेंजेस इन कार्बन मार्केट के ऊपर डिस्कस करूंगा। फिर मैं थर्ड आर्टिकल बात करता है रिसेंटली सीबीआई की एक कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पे होम मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया में फ्यूजिटिव्स के लिए पर्टिकुलर प्रिजन्स होने चाहिए, जिससे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। जब मैं आपको ये ओवरव्यू देता हूँ, इसी ओवरव्यू में ही मैं आपको समझा देता हूँ पूरा आर्टिकल, मतलब आपको एक आइडिया लग जाता है। सिर्फ बस आपको एक फाइनल टच में समझाता हूँ जब प्रॉपर तरीके से आर्टिकल बताया जाता है। ये जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। यहाँ पे आपको मैं प्रिजन्स के बारे में बताऊंगा, प्रिजन्स कैसे हैंडल किए जाते हैं। यहीं पे आपको मैं होम गार्ड का एक ओवरव्यू दूंगा और इन सब से कनेक्टेड जो क्वेश्चंस उठे हुए हैं मैं उसके ऊपर भी आपसे डिस्कस करूंगा। फोर्थ आर्टिकल बात करता है सेल टू सेंटेंस स्केल। ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया एक एआई है। मैं आपको बताऊंगा ये किस तरीके से हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कौन सी बीमारी में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा, फिर कैसे यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है और कैसे पूछा गया है पीवाईक्यू, मैं उसके ऊपर भी आपको एक बताऊंगा। जैसे यहाँ पे अगर आपको देख रहे हो एफएसएसएआई, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन उठे हैं मैं वो भी बताऊंगा। यहाँ कार्बन मार्केट के ऊपर रेड प्लस के ऊपर बात हुई है, तो मैं आपको रेड प्लस के बारे में बताऊंगा। फिर उससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठे हैं उसके बारे में भी आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। लास्ट आर्टिकल बात करता है डिफेंस इकोसिस्टम। इंडिया का जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो 3 लाख करोड़ तक बढ़ने की एक एक्सपेक्टेशन रखी गई है। डिफेंस एक्सपोर्ट बाय 2029 50,000 करोड़ एक्सपोर्ट होने का एक हमने एक प्रोबेबिलिटी रखी है। वी आर एक्सपेक्टिंग कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक डिफेंस एक्सपेंडिचर है, साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट है डिफेंस का, कहीं ना कहीं हम वहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे किस तरीके से ये ओवरऑल डिफेंस के इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करेगा, क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से हम और ये हेल्प करेगा, इंडियन इकोनॉमी पे कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इस पूरे आर्टिकल का पीडीएफ आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल देखो न्यूज़ के ऊपर क्या है। यहाँ पे सीधी सीधी बात की, देखो आपको अगर कुछ पॉइंट्स बद देखें आप, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें ये क्या है, ये पहला स्टैटिक टर्म है। दूसरा टर्म क्या है यहाँ पे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो ये जो आप बेटा देख रहे हो ना, ये एक बॉडी है। इस बॉडी को किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 के द्वारा। तो मैंने हमेशा कहा है, कभी भी कोई भी बॉडी किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाएगी तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाएगी, और कभी भी किसी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाएगी, और कभी भी किसी बॉडी को अगर एग्जीक्यूटिव बना रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। एग्जाम्पल अगर आप ध्यान दोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के एग्जाम्पल क्या है, इलेक्शन कमीशन हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। स्टैट्यूटरी बॉडीज की बात की जाए तो आपके सामने एक एफएसएसएआई दिख रहा है। फिर अभी रिसेंटली आपको मैंने नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के बारे में बताया था, जो कार्बन मार्केट को रेगुलेट करेगा। फिर सेबी आप देखते हो, ये क्या है, ये आपका रेगुलेट करने के लिए स्टॉक मार्केट। अब अगर आपको नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बताई जाए, नीति आयोग एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का एग्जाम्पल होता है। देखिए यहाँ पे बात तो हो रही है आर्टिकल पे, लेकिन मैं आपको मेन जो आर्टिकल का या समरी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन देना, वो सारी चीज़ें आपको रिकॉल करवाना जिससे आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो अब हुआ क्या, हैदराबाद बेस के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम क्या है, संतोष मान के चलते हैं, संतोष इनका नाम है, सरनेम से बोल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की अपील की थी, जिसमें कहा गया था भाई ये जो शुगर रिच ड्रिंक्स होती हैं जिन्हें ओआरएस नाम से बेचा जा रहा है, ये मिसलीडिंग मार्केटिंग हो रही है, इन सब के अगेंस्ट इन्होंने बहुत ही आवाज़ उठाई थी। और फाइनली उसी आवाज़ का एक तरीके से रिजल्ट आया है, किसने, एफएसएसएआई जो आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने एज इट इज बोल दिया कि भैया अब ओआरएस का टर्म, ये जो ओआरएस नाम होता है पैकेट्स के ऊपर यूज़ करते हैं, वो किसी भी तरीके से उन सभी फूड या बेवरेजेस पे नहीं यूज़ किया जा सकता जब तक उसके अंदर जो फॉर्मुलेशन है, जो उसके अंदर कंटेंट है, वो डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेगा।
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अभी तक क्या हो रहा था, आप नोटिस करोगे हर एक पैकेट पे ORS कंबाइंड लिखा हुआ है, कहीं भी कुछ हो ORS लिखा हुआ है। तो ORS का मतलब क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये कहीं ना कहीं बात कर रहा है जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है तो वहां पे रिहाइड्रेट करने के लिए एक सोल्यूशन बना है। तो सोल्यूशन जो है ये WHO के स्टैंडर्ड पे चलता है। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, जो कंपनीज हैं इन्होंने इतनी मार्केटिंग कर रखी है, कहीं भी थकावट है आप ORS पियो, लेकिन वो टेक्निकली ORS नहीं होता, वो एज इट इज शुगरी ड्रिंक होती है। वो फ्रूट बेस्ड सिंपल क्या होते हैं, वो फ्रूट का एक कॉम्बिनेशन निकाल के कुछ भी बना दे रहे हैं, ORS से दूर दूर कोई संबंध है ही नहीं। तो FSSAI ने इस चीज़ के ऊपर एक रेगुलेशन करने के लिए ऐसा ऑर्डर पास किया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी चीज़ कह दिया कि भाई कोई भी ब्रांड अगर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करेगी तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। फिर FSSAI ने क्लैरिफाई भी किया है कि भाई ORS अगर फ्रूट बेस्ड या नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक ब्रेवरेजेस पे अगर यूज़ हो रहा है तो ये वायलेशन है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का, क्योंकि ये कंज्यूमर को मिसलीड करता है, बेवकूफ़ बनाता है, किस तरीके से फॉल्स और डिसेप्टिव लेबलिंग दे करके। तो आर्टिकल तो ये खत्म हो गया। ये करंट अफेयर की बात की जाए तो आपको क्या हो, संतोष जो है ये मेन सोसाइटी में आप लिख सकते हो कि भाई जो ORS का सोल्यूशन है उसमें किस तरीके से जो आपका शिवा रंजनी संतोष थे इन्होंने एक अपील की थी कि भैया इसको हटाया जाना चाहिए, जो आपकी एक फॉल्स लेबलिंग हो रही है। तो उसी के रिस्पॉन्स में FSSAI ने ये एक्ट या फिर इस तरीके से इन्होंने एक्शन लिया है। तो यहाँ तक पॉइंट आपका खत्म होता है। अब आपको मैं बताता हूँ ये आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 क्या है। ये जो डिफरेंट फूड लॉस थे इंडिया में उन सबको एक जहाँ कंसोलिडेट करके इकट्ठा करके एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया गया था और फिर ये आपका 2006 का FSS एक्ट बन गया। इसका मेन उद्देश्य ये है कि सेफ और होलसम फूड प्रोवाइड करना कंज्यूमर को, जो ओल्डर लॉस है जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन है 1951 इन सबको रिप्लेस करके एक कंबाइंड बनाया। जैसे आप लोग देखोगे लेबर कोड, पहले कितने लेबर लॉस थे लेकिन फाइनली लेबर कोड लाया गया जिसमें सबको एक जहां कंबाइन कर दिया गया। इसका मेन चीज क्या है, डिफाइन करता है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, लेबलिंग रूल्स क्या है, पेनाल्टी का वायलेशन अगर कभी भी वायलेशन होगा तो क्या पेनल्टीज होंगी। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट कभी भी जो एक्ट होता है वो डिफाइन करता है पर्टिकुलर चीज़ों को। और यूपीएससी में ट्रैप कैसे डाला जाता है, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस। तो मोर देन 90% केसेस में, हमेशा 100% नहीं कह रहा हूँ लेकिन 90% ज़्यादा केसेस में ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमेशा हर चीज़ बहुत ही जनरलाइज्ड और बहुत ही ऐसी रखी है कि वो पीपल के विल पे हो। पीपल के विल मतलब पीपल जिनको इलेक्ट कर रहे हैं, जो आपके MPs होंगे उनके हाथ में रहेगा कि भैया उन्हें कैसे लॉ को बनाना है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन कभी किसी पर्टिकुलर को डिफाइन नहीं करता है क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है। तो ये एम्पावर करता है एक्ट 2006 का कि जो सेंट्रल अथॉरिटी होगी वो है FSSAI। तो आपसे बोल सकते हैं कि ये बॉडी किसके द्वारा बनी, ये FSS एक्ट के द्वारा बनी। इसका मेन काम क्या है, फूड रिलेटेड एक्टिविटीज को रेगुलेट और ओवरसी करना। अब आप इस बॉडी के बारे में समझोगे तो 2006 के द्वारा बनी, हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली है। बेसिकली एक ऑटोनॉमस बॉडी है सॉरी, ये क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर, देखो मेन चीज ध्यान रखिए, ये किसी मिनिस्ट्री के एज इट इज अंडर नहीं आती, ये ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। बस नोडल मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होते हैं। फंक्शंस की बात की जाए तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, लाइसेंसेस, इंस्पेक्शन, सैम्पलिंग, साथ ही साथ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की कोई गलत लेबर ना करे, अवेयरनेस फैलाना, तो ये सब चीज़ों का काम क्या होता है, ये फंक्शन होते हैं किसके, FSSAI के। 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया, एक एक्स क्या दी, एक बॉडी डाली गई, फिर उसके फंक्शन लिखे गए, ऐसी 3 से 4 बॉडीज डाली गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं। तो तरीका आपको पता हो क्या होगा, कभी भी कोई बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहले समझो कौन से एक्ट के द्वारा आई, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, आप ये समझो कि उस बॉडी के फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, फंक्शन पढ़ने के बाद आप उसकी नोडल मिनिस्ट्री को जरूर पढ़िए क्योंकि ऐसे ही ट्रैप डालती है यूपीएससी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 2018 का क्वेश्चन क्या लिखा है। FSS एक्ट 2006 रिप्लेस्ड प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन 1954। अब नोटिस करो मैंने एज इट इज यहां पे वही बोला है कि नहीं बोला। सो जो मैं आपके लिए नोट्स बनाता हूं वो इसी पैटर्न पे बनाता हूं कि आप PYQ को सॉल्व करो, और अगर इसी PYQ पैटर्न पे 26 में कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे भी हैंडल कर सको। तो अन फ्यूचर कैसे हो सकता है, इन फ्यूचर ये लाइन तो नहीं पूछेंगे कभी, यूपीएससी सेम लाइन रिपीट नहीं करती, बट इसी पैटर्न पे रिपीट कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे लिख देंगे एक दूसरा चीज, बोल दें कि भैया आपको कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा आपका ये एक्स बॉडी बनाई गई है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं या किसी दूसरी बॉडी का नाम डाल सकते हैं। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए यूपीएससी का पैटर्न क्या है पूछने का। सेकंड स्टेटमेंट क्या रहा है, तो ये फर्स्ट तो सही हो गया। द फूड सेफ्टी अथॉरिटी इज अंडर चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो अभी मैंने कहा आपको ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, किसी की चार्ज में नहीं है, ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। सिर्फ नोडल मिनिस्ट्री है कि भैया किस मिनिस्ट्री से कनेक्टेड है, तो आता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फर्स्ट वन इज द राइट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि भैया हमें जो इंडियन कार्बन मार्केट है किस तरीके से उसके सेफगार्ड करने पड़ेंगे हमको। तो कार्बन मार्केट का पहले एक आसान सा मतलब समझिए। कार्बन मार्केट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी बाजार, मार्केट अपने आप में समझो बाजार है, जैसे आप बोलोगे वेजिटेबल मार्केट देखोगे, फिर आप स्टॉक मार्केट देखोगे, फिर आप अलग अलग टाइप की मार्केट होती है मार्केट में, जहां पे सेलिंग होती है, परचेज होता है। ये तो होता है मार्केट का काम। स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, किसका, स्टॉक्स का, शेयर्स का। तो जब कार्बन मार्केट की बात हो रही है तो एक ऐसी मार्केट है जहां पे खरीदी और बिक्री किस चीज की होगी, कार्बन की होगी। तो यहां पे बात हो रही है कि भैया कार्बन मार्केट इंडिया में एक बहुत ही बड़ा टूल की तरीके से निकल के आएगा अगर कार्बन ट्रेडिंग करनी है, मतलब कहीं ना कहीं यहां कार्बन ट्रेडिंग होगी। तो कार्बन प्रोजेक्ट्स हमें पता होना चाहिए इसी के रेफरेंस में। तो कार्बन प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ये इनिशिएटिव्स होते हैं जिनका उद्देश्य होता है रिड्यूस करना, क्या, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रिड्यूस करना। और ये कैसे करते हैं, ये करते हैं थ्रू कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट बहुत ही अहम रोल प्ले करता है इसके अंदर। जैसे क्या होता है, मान लेते हैं एक आपकी कंपनी एक्स है, मेरी कंपनी वाई है, फिर आपसे कहा जाए भाई आपकी मतलब गवर्नमेंट कह दे जिसने भी 100 यूनिट से ज़्यादा अगर बिल्कुल भी CO2 का एमिशन किया तो ये गलत है, तो उसे उतने मुकाबले एफोरेस्टेशन करना पड़ेगा या तो उतना कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। तो आपने मान लेते हैं क्या केवल 95, अब मैंने गलती से फ्लो में कर दिया 105 यूनिट CO2 का एमिशन। तो अब मेरे पास क्या है, मुझे कहाँ लाना पड़ेगा, मुझे 100 पे लाना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि मुझे 5 यूनिट मैंने ज़्यादा किया है, लेकिन आपने 5 तो कम कर रखा है। तो मैं आपसे आके बोलूँगा भाई आप ना मुझे एक्स्ट्रा 5 दे दो जो आपके पास बचा हुआ है, मैं उसके बदले आपको पैसा दे दूंगा। तो मेरे पास क्या है, मैं फिर दोबारा जब मुझे 5 मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे कहाँ आ जाऊँगा, मैं 100 पे आ जाऊँगा, बैलेंस हो गया। फिर आप यहाँ पे 5 बढ़ाओगे तो आपका 100 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये सेल परचेस किसका हुआ, कार्बन का हुआ। पर्टिकुलरली ऐसा फिजिकल फॉर्म में कार्बन नहीं होता, ये बेसिकली पेपर्स होते हैं, ठीक है। ये लाइसेंस भी नहीं बोलेंगे बट ऐसे समझ लो कि प्रूफ है कि आपने इतनी कार्बन का एमिशन कर रखा है। तो ये क्या करता है, कार्बन प्रोजेक्ट में एक ही होता है भैया, कार्बन क्रेडिट जनरेट होते हैं। जैसे 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2 रिमूव हुई है या फिर रिड्यूस की गई है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कार्बन क्रेडिट किस रेफरेंस में बात की जाती है। तो कार्बन क्रेडिट कब स्टार्ट हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ देखोगे क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट के ऊपर बात होती है। तो अब जब मैंने क्योटो प्रोटोकॉल बोला तो देखिए 2009 का क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड कहाँ, आपके सामने है। तो आप एज इट इज बोलोगे क्योटो प्रोटोकॉल, बट यहीं पे छोड़ना नहीं कभी इसको। रियो डी जेनेरियो पढ़िएगा, क्यों इतना फेमस है। रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है, ब्राजील। ब्राजील में अभी रिसेंटली क्या हुआ, 17th ब्रिक्स समिट हुई। कौन कर रहा था ब्रिक्स समिट, तो ऑब्वियसली बात है ब्राजील है, तो ब्राजील के पास चेयरमैनशिप होगी। 16th कहाँ पे हुई, रशिया कजान में हुई। थीम आपको पता होना चाहिए, इस बार 17 का थीम क्या था, ग्लोबल साउथ के ऊपर बात की गई थी जो रशिया में हुआ था। अब इसी में 2025 में ब्रिक्स के ऊपर सवाल ही पूछा गया था, ठीक है। तो कार्बन प्रोजेक्ट्स के मेन टाइप्स कहे जाए, मतलब ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पे कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो एक प्रोजेक्ट कौन सा होगा, एफोरेस्टेशन, जहां पे क्या होगा, हम लोग ट्री लगाते हैं। जो बिजनेसमैन, ये बात हो रही है जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बात हो रही है। तो जब आपका ट्रीज को प्लांट किया जाता है, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे आपका सोलर, विंड, हाइड्रो में हाइड्रो पावर, हाइड्रो पंप स्टोरेज, ये भी आपको पता होना चाहिए कैसे काम करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉसिल फ्यूल, ये जितने भी हैं सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, सब क्या है, टाइप्स है जिससे कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने पे जोर दिया जाता है। फिर वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें मीथेन को, रिसाइकलिंग को प्रमोट किया जाता है। एग्रीकल्चर और सॉइल कार्बन के भी क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर, लू फर्टिलाइजर की फार्मिंग की जाती है सॉइल में, और जो कार्बन होती है उन सबको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। फिर यहीं पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन में बात होती है, रेड प्लस। अब आपका होमवर्क क्या है, आप रेड प्लस को एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ कहीं ना कहीं बात की जाती है रिडक्शन इन डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पे जो आपके एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, जिससे सोशल जो सेक्टर है उसको भी सेफगार्ड में। सोशल सेक्टर में क्या आता है, सोशल सेक्टर में हेल्थ होगी। अगर आपका फॉरेस्ट अच्छा होगा तो हेल्थ नहीं इंपैक्ट होगी ऑब्वियसली। अगर फॉरेस्ट ठीक ठाक है, सराउंडिंग ठीक ठाक है, इकोनॉमी ठीक ठाक है, तो ऑब्वियसली बात है पॉवर्टी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, पॉवर्टी कम होगी। तो ये जो रेड प्लस है इसका ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि फॉरेस्ट को जब अगर डिफॉरेस्टेशन होने से बचाया जाएगा तो उससे प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं ओवरऑल हेल्थ पे, ह्यूमन हेल्थ पे ही पड़ेगा और नेचर की हेल्थ पे ही पड़ेगा। ये काम कैसे करता है जो आपका कार्बन प्रोजेक्ट है, यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जो एमिशंस को या तो कट करते हैं या तो कैप्चर करते हैं। किसको,
कार्बन को। अब उसी कार्बन का जो वो रिडक्शन करेंगे उसके लिए उन्हें कार्बन क्रेडिट मिलेगा, अगर ज़्यादा करेंगे तो उन्हें कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा और उसी क्रेडिट को क्या करेंगे, कार्बन मार्केट में बेचेंगे। और यही जो बेचना होता है पूरा कार्बन मार्केट में होता है। तो कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे एफएसएस एक्ट में एफएसएसएआई है, तो कार्बन मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, उसे कहते हैं नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, एनडीए कहते हैं। ये रिसेंटली अभी ये आर्टिकल भी मैंने समझाया था तो आपको पता होना चाहिए। बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट ये होगा कार्बन मार्केट का कि क्लाइमेट चेंज से मिटिगेट करने में मदद मिलेगी, क्लीन टेक प्रमोट होगा, साथ ही साथ इनकम लोकल कम्युनिटीज की जनरेट करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कंसर्न्स क्या क्या हैं इन जो कार्बन मार्केट है या कार्बन प्रोजेक्ट से कंसर्न क्या है। पहली चीज है लैंड ग्रैबिंग। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं वहां पे ये लोग कार्बन मार्केट के नाम पे लैंड ग्रैब कर लेते हैं और ग्रैब करने के बाद क्या होता है, उस लैंड पे जो लोकल्स होते हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही नहीं हो रही, क्योंकि इंडिया में अभी भी एग्रीकल्चरिस्ट लेवल पे ज्यादा काम होता है। फिर ग्रीन वॉशिंग कॉर्पोरेशंस के द्वारा किया जाता है। व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग, वॉशिंग मतलब धोना, ग्रीन वॉशिंग मतलब कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें फॉसिल फ्यूल यूज हुआ है बट उसको ऊपर से लेबल ऐसा दिखा रहे हैं कि भैया ये ग्रीन है, ठीक है, मतलब फेक कर देना। तो ग्रीन वॉशिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, यहां मैंने मेंशन नहीं किया है बट आप ग्रीन वॉशिंग पीवाईक्यू लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर एक कंसर्न है ट्रांसपेरेंसी और वेरिफिकेशन लैक करता है, बेनिफिट शेयरिंग प्रॉपर नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक कंसर्न्स है कार्बन प्रोजेक्ट के। हम चाहते तो हैं कि कार्बन प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा लॉन्च हो, ज्यादा से ज्यादा हमारा जो क्लाइमेट मिटिगेशन है वो हो सके, लेकिन इनके कंसर्न्स भी हैं। तो कंक्लूजन ये बनेगा कि भैया कार्बन प्रोजेक्ट्स हेल्पफुल तो है क्लाइमेट गोल के लिए, लेकिन इसमें इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी और एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 2016 का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूएन रेड प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू। अब ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या कहा, डिफॉरेस्टेशन के ऊपर कहीं ना कहीं बात हो रही है। जब डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा तो क्या बायोडाइवर्सिटी नहीं बनेगी, अच्छी प्रोटेक्ट नहीं होगी, ऑब्वियसली बातें होगी। क्या फॉरेस्ट इकोसिस्टम नहीं रिजिलिएंट बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। क्या पॉवर्टी रिडक्शन नहीं होगा, मैंने आपको एक ओवरऑल अभी पहले बताया था, सोशल सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ेगा तो पॉवर्टी रिडक्शन भी साथ ही साथ होगा। ठीक है, चलो 23 क्वेश्चन देखिए। कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड रूल, मतलब वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। क्या स्टेटमेंट सही है? एब्सोल्युटली। कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट टू स्टेट। क्या मैंने कहा यहाँ पे प्राइवेट से स्टेट में ट्रांसफर हो रहे हैं रिसोर्सेज को? नहीं, यहाँ तो सिंपल मार्केट में जाके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लोग ना, ऐसा थोड़ी कि रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज, यहाँ तो कार्बन क्रेडिट के ऊपर बात हो रही है। तो कार्बन मार्केट में रिसोर्सेज प्राइवेट टू स्टेट नहीं दिए जाते। और ये क्वेश्चन की ब्यूटी होती है, सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको सही गलत समझ में आ गया, आप सारे स्टेटमेंट सही कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, सेकंड इज रॉन्ग, तो आप आसानी से बोलोगे ये गलत और फिर आपका ये भी गलत, तो थर्ड वन इज द राइट। फिर 2014 का क्वेश्चन देखिए, ये आप खुद से करिएगा। ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट या पेरिस क्लाइमेट गोल 2015 के ऊपर बात करता है। आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न को देखिए। कह रहे हैं व्हाट कैन बी इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन दी वर्ल्ड, मतलब ग्लोबल टेम्परेचर हमने कहा है 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ग्लोबल टेम्परेचर 3 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है किसी कारणवश तो क्या पॉसिबल इम्पैक्ट पड़ सकता है ग्लोब पे। तो कह रहा है टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारा टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर है, मतलब ज़मीन पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं अगर ख़त्म होगी तो क्या कार्बन सोर्स से नहीं बन जाएगी? ऑब्वियसली बन जाएगा। इससे वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी भी ऑकर। अब सोच के देखो, क्या इस पे कोरल मोर्टेलिटी ऑकर होगी? अपना दिमाग आप लगाइए, सोच के देखिए। हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन आए ना बेटा, ध्यान रखिएगा, जब भी ये एक क्वेश्चन आता है तो ये केवल एक वन सिंगल क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर कई पार्ट्स होते हैं। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 10 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्या बात हो रही है, यहाँ पे प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात हो रही है। आपको पता होना चाहिए प्री इंडस्ट्री में क्या सिचुएशन थी। फिर आप नोटिस को टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर दूसरा हो गया। फिर कोरल मोर्टेलिटी समझने के लिए कोरल तो पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो आपके दिमाग में ज़ूंक सैंथले क्या होता है, कोरल पॉलिप्स क्या होता है, कैसे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, है कि नहीं, वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के कैसे कोरल बनते हैं, तो आपको पता होगा तभी तो आप बता पाओगे ना यहाँ पे। तो कभी भी एक स्टेटमेंट पढ़िए तो उसको स्टेटमेंट को जरूर इस रेस्पेक्ट में देखिए कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। तो पॉसिबल इंपैक्ट के ऊपर बात कर रहा है। थर्ड क्या, ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर। क्या ऐसा होगा कि परमानेंटली डिसअपियर ही हो जाएंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट, ऐसा तो नहीं होने जा रहा है। तो जो परफेक्टली रॉन्ग है, मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो पढ़ के लग रहा है यार ये तो बिल्कुल गलत ही है, कैसे लगेगा? जब वहां पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स,
परफेक्ट स्टेटमेंट यूज होंगे या परफेक्ट वर्ड यूज होंगे तो वो गलत, जैसे लिखते हैं ऑल, कंप्लीट, अल्टीमेटली, परमानेंटली, ये सब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ट्रैप के तरीके से यूपीएससी डालता है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर, मतलब अगर 3 डिग्री सेल्सियस अभी हुआ तो नहीं है, बट इनके कहने का मतलब है सवाल का, अगर 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो कहीं पर भी वेटलैंड नहीं बचेगा, सीरियल्स जो है कहीं कल्टीवेट नहीं हो पाएगी, तो भाई साहब बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। फिर साथ ही साथ कह रहे हैं कोरल मोर्टेलिटी विल ऑकर, ये आप खुद से सोचिए, इसके लिए आपको पहले कोरल्स पता होना चाहिए, कोरल्स क्या होते हैं एक बार उसको पढ़िएगा। आपको मैं इतना बता रहा हूं, ए और बी में सोल्यूशन आपका लाई कर रहा है, लेकिन आप इसको खुद से दिमाग लगाइए, कोरल्स क्या होते हैं, क्या डेफिनेटली कोरल में मोर्टेलिटी हो जाएगी, क्या आपको ये चीज करना है, दिमाग लगाओ। मैं आपको एक ऑप्शन ऐसी तो नहीं, एक तरीके से आपको मैं सिर्फ और सिर्फ हिंट दे रहा हूं कि क्या वाइड स्प्रेड, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे कोरल मोर्टेलिटी ऑकर होगी, वाई नॉट। इफ यू आर सेइंग, अगर आपका क्वेश्चन है यस तो आप बताइए वाई यस, इफ यू आर सेइंग नो देन यू शुड से वाई नॉट। जब आप वाई नॉट बोलोगे तो उसमें आप बताइए वाई कांट इट बी, तो आप हमेशा क्वेश्चन टैग जब स्टेटमेंट पे लगाएंगे बेटा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। फिर देखिए, इसी जो कार्बन क्रेडिट के ऊपर बात होती है, कार्बन मार्केट में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया जो कि ग्लोबल फंड है UNFCCC के द्वारा बनाया गया, जिसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्लाइमेट मिटिगेशन अच्छे से कर सकें, इसलिए ये आपका ग्लोबल ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया था। ये कब बनाया गया था, ठीक है, पहली चीज तो ये UNFCCC के द्वारा कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश किया था, COP16 मैक्सिमो में बनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। एज इट इज 2015 में क्वेश्चन पूछा गया कि भैया का ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। सेकंड में आप पढ़ो, लिखा है इट इज फाउंडेड अंडर एजीज ऑफ यूनेप, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैंने अभी बताया UNFCCC के द्वारा बनाया गया, तो वन स्टेटमेंट इज द राइट वन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, गवर्नमेंट बूस्ट करना चाह रही है डिफेंस एक्सपोर्ट टू 50,000 करोड़ बाय 2019। तो अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया है गवर्नमेंट एक्सपैंड करना चाहती है मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम 3 लाख करोड़ तक, फिर डिफेंस एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ तक हम लोग एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो ये आर्टिकल बड़ा छोटा सा, लेकिन इसके अंदर अब पॉइंट्स हमें कुछ पता होने चाहिए, किस तरीके से डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन हेल्प करेगा। सिर्फ यही पॉइंट है जो आपके मेंस के लिए काफी ज्यादा रिलेवेंट है। अब जो इसके अंदर वेपन्स, जो टेक बनेगा वो मैं आपको साइंस एंड टेक सेक्शन में डिफेंस सेक्टर में अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन अभी आर्टिकल बात कर रहा है डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन पे, तो हमें ये पता होना चाहिए कैसे ये हेल्प करेगा। पहली चीज तो सेल्फ रिलायंस होगा, हमारी डिपेंडेंस औरों के ऊपर कम हो जाएगी जो वेपन्स के एरिया में है। फॉरेन एक्सचेंज सेविंग होगी, अगर हम डिफेंस को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व अच्छे होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा अगर प्रोडक्शन डिफेंस का बढ़ेगा, इनोवेशन और टेक में ग्रोथ होगी, तो हमारा जो कंट्री है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगी, किसमें, R&D के मामले में। नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर होगी, जैसे अभी F-35 का देखा, यूएसए कितनी कंडीशन लगा के बोल रहा है भैया अगर आपको लेना है तो हम ऐसा देंगे, हम उस पर एक तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास खुद का डोमेस्टिक सेल्फ मेड इन इंडिया वाला होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर हो पाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा डिपेंडेंस जब कम होगा तो डिफेंस इक्विपमेंट सही जहां पे सही टाइम पे, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट है या इमरजेंसी है तो वहां पे सही से पहुंच पाएंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोर्ट की ग्रोथ होगी अगर डिफेंस प्रोडक्शन अगर अच्छे से होगा। फिर प्राइवेट सेक्टर में बूस्ट मिलेगा, जो आपकी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, MSME हैं, उनकी एफिशिएंसी, कंपटीशन और इन्वेस्टमेंट इस डिफेंस सेक्टर में काफी अच्छा खासा बढ़ेगा। अमेरिका आगे क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अच्छा किया है। रशिया क्यों, क्योंकि उसने सारा काम किया है। चाइना भी इसी पूरे पाथ को फॉलो कर रहा है, तो इंडिया भी उसी पाथ पे चलने का स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि भैया अभी रिसेंटली CBI की एक कॉन्फ्रेंस हुई है, एक्स्ट्राडिशन ऑफ फ्यूजिटिव्स, मतलब ऐसे लोग जो भारत से भाग चुके हैं उनको किस तरीके से कैद किया जाए, उनको कैसे बाहर मतलब इंडिया में लाया जाए, बेसिकली इसी के ऊपर आर्टिकल है। तो यहाँ पे अमित शाह ने ये चीज़ बोली कि भाई साहब जो इंडिया में हमें स्पेशल प्रिजन्स बनाने होंगे फ्यूजिटिव्स के लिए, मतलब ऐसे लोग जो भारत से भाग चुके हैं, मतलब भगौड़े हैं भारत के, उनको हमें इंडिया में लाने के लिए स्पेशल सेल्स बनाना होगा जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके, और जितनी भी कंसर्न्स होते हैं फॉरेन कोर्ट के वो सारे के सारी चीज़ें हमें अच्छे से एड्रेस करनी होगी, जिससे जो इंडियन प्रिजन्स में इनएडिक्वेसी है या जो उतनी एफिशिएंसी नहीं है वो सारी चीज़ें सही से देखी जा सके। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज हुए, रेड फ्लैग, फिर ये क्या होता है, फिर आपको रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है, फिर इंटरपोल भी यूज हुआ है, तो आपको मैं उसके बारे में बताता हूँ। बट पहली चीज़ आपको ये आर्टिकल के बारे में बताऊँ
तो जो आपका फ्यूजिटिव ट्रैकिंग सेल के ऊपर बात की गई, मतलब जो एक स्पेशल डेडिकेटेड सेल हम बनाएंगे, वो पहली बात कहा गया हम पूरे हर एक स्टेट में बनाने के ऊपर कोशिश करेंगे, लेकिन इसकी जो हैंडलिंग होगी वो मल्टी एजेंसी करेगी। लेकिन जनरली अगर आप प्रिजन को देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है, लेकिन जो फ्यूजिटिव सेल होंगे उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, प्राइमरी एजेंसी तो स्टेट लॉ, जो स्टेट लेवल पे लॉ होता है, वो डे टू डे ऑपरेशंस जो इस प्रिजन में होगा, कौन देखिएगा उसको, वो स्टेट पुलिस देखेगी। लेकिन सीबीआई भी इसको ओवरसी करेगी और साथ ही साथ आईबी भी अपने इनपुट्स देती रहेगी, ठीक है, किसमें, जो आपका फ्यूजिटिव सेल बनेगा, मतलब जो फ्यूजिटिव प्रिजन होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी करेंगे, कैसे, मल्टी एजेंसी सेंटर्स बनेंगे, जिससे हम लोग पार्टिसिपेट कर सके ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे इंडियन एजेंसी भी पार्टिसिपेट कर सके, और अगर कभी उसमें इंटरनेशनल लेवल पे इंटरपोल शामिल है तो वो चीज़ें भी इंक्लूड की जा सके, राइट। चलो, कुछ टर्म्स यूज हुए। स्पेशल प्रिजन क्या है, जिससे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो हो। फ्यूजिटिव्स मतलब जो इंडिया में क्राइम किया है और फ्ली कर चुके हैं। एक्स्ट्राडिशन मतलब क्या है, जिससे उन भगोड़ों को वापस लाया जा सके। रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है, ये इंटरपोल के द्वारा दिया गया एक अलर्ट होता है, जिसका पर्पज होता है लोकेट करना और उस पर्सन को अरेस्ट करना प्रोविजनली, ठीक है। ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है, ये एक नोटिस होता है जहां पे ये बोला जाता है भैया उस पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। ये चीज कहीं ना कहीं क्या होता है, ये ब्लू कॉर्नर नोटिस जब अपग्रेड होके रेड कॉर्नर नोटिस में जाता है तो ये एक थोड़ा बहुत सीरियस कॉज बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरपोल का थोड़ा सा सीरियसनेस और ज्यादा हो जाती है। फिर पासपोर्ट रेड फ्लैगिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे ट्रैवल ब्लॉक कर दिया जाता है। अब ये सारी चीजें आपको इसलिए देखो, ब्लू कॉर्नर रेड कॉर्नर इसलिए बताया क्योंकि यूपीएससी में सवाल पूछते हैं। यूपीएससी में रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के ऊपर पूछा गया था, ठीक है, तो इसी तरीके से पूछ सकते हैं रेड कॉर्नर नोटिस किसके रेफरेंस से बात की जाती है। एग्जाम्पल दे देंगे भैया सीबीआई, इंटरपोल, तो आपको पता होना चाहिए ना कैसे क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। फिर अब यहाँ पे पॉइंट उठता है, प्रिजन के ऊपर बात हो रही है, तो प्रिजन को कौन मैनेज करता है, तो प्रिजन स्टेट सब्जेक्ट में लिस्ट 2 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं। ये सब नहीं भी पता है तो बस ये समझ जाओ, जो राज्य होते हैं उनके अंदर जेल जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करती है, मतलब उसको स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। जैसे यूपी है तो यूपी को यूपी गवर्नमेंट देखेगी, अगर आप देखोगे वहां पे पंजाब है तो पंजाब गवर्नमेंट वहां के प्रिजन्स को हैंडल करेगी। स्टेट प्रिजन डिपार्टमेंट होता है जो कि आपका हैंडल किया जाता है डीजीआईजी के द्वारा। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ मॉडल प्रिजन मैनुअल को देती है। ये नहीं है कि वो सिर्फ एक तरीके से गाइडलाइंस देते हैं, आकर के उसको पूरी तरीके से हैंडलिंग नहीं करते, मैनेज नहीं करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलो, अब यहीं पे होम गार्ड के ऊपर बात होती है। होम गार्ड क्या है, ये एक वॉलंटरी फोर्स है जिसका पर्पस है पुलिस और सिविल डिफेंस को सपोर्ट करना, एक सप्लीमेंट्री फोर्स कही जाती है। फंक्शन करेगी लॉ एंड ऑर्डर को, ट्रैफिक को, वीआईपी सिक्योरिटी को मेंटेन करना। ये इंडियन पुलिस एक्ट 1861 होम गार्ड एक्ट जो स्टेट्स के द्वारा बनाया जाता है, फ्रेम किया जाता है, उसके द्वारा इनको रेस किया गया था। ये स्टेट और यूटी के द्वारा मैनेज की जाती है, ये इसका बेसिक मतलब है। अब यहीं पे कुछ वर्ड होंगे कि जिस तरह से आपने देखा फ्यूजिटिव को एक्स्ट्राडिशन होगा, तो वैसे इंडियन प्रिजन्स जब किसी को डाला जाता है, किसी कैदी को पकड़ा जाता है, किसी गुनहगार को, तो उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, ठीक है। जैसे पेरोल होता है, अधिकार मतलब कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, पेरोल सुना होगा, बेल सुना होगा, तो पेरोल मतलब क्या है, ये टेम्पररी लेवल पे किसी कैदी को रिलीज किया जाएगा उसके सेंटेंस कंप्लीशन होने से पहले ही, मतलब किसी को 10 साल की सजा मिली है लेकिन उसको सेंटेंस होने से पहले ही कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस का आधार देके पहले ही रिहा किया जाता है, ठीक है। टेम्पररी रिलीज होता है, ऐसा नहीं परमानेंट रिलीज कर दिया गया है। फॉर लॉक क्या होता है, ये शॉर्ट पीरियोडिक रिलीज होता है जब किसी इंसान मतलब जो कैदी होता है उसका बिहेवियर सही होता है। बेल मतलब क्या होता है, बेल का मतलब होता है एक्यूज्ड को कस्टडी से रिलीज किया जाएगा। ट्रायल, अभी तक उसका पूरी तरीके से सेंटेंस नहीं मिली है, मतलब एक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दोष लगा है, दोष अभी साबित नहीं हुआ है, ट्रायल चल रहा है। तो ट्रायल के बीच में जब कभी किसी कैदी को रिलीज किया जाता है उसे बेल कहते हैं, ठीक है। ये कोर्ट के ऊपर होता है कंडीशन, ऐसा जरूरी नहीं है कि बेल देना ही देना है। यहीं पे बात होती है कि भैया प्रिजन के ऊपर बात हो रही, तो प्रिजन रिफॉर्म कैसे होता है, तो प्रिजन रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जेल के अंदर सुधार करना, बदलाव करना। तो कुछ मैं की एक्ट्स और प्रोविजंस बताऊं कमिटीज, तो प्रिजन एक्ट 1894 आया था, फिर प्रिजनर एक्ट 1900 आया था, इसी तरीके से डिफरेंट आए थे। आपको पता क्या होना चाहिए, मुल्ला कमेटी के बारे में पता होना चाहिए, इन्होंने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए थे। फिर मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 आया जहां पे ह्यूमन राइट्स और रिहैबिलिटेशन पे फोकस किया गया, जिससे जो भी कैदी है उसका रिहैबिलिटेशन किया जा सके। ये सब बेसिकली देखो तो जेल के अंदर कैसे बदलाव किया जा सकता है उसके ऊपर बात करता है। अब यहीं पे एक और आता है रिमांड क्या होता है, जब किसी एक्यूज्ड को जुडिशियल कस्टडी में
में भेजा जाता है जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, तो वो रिमांड कहलाता है। अंडर ट्रायल क्या होता है, जो पर्सन है वो कस्टडी में है, ठीक है, जिसका ट्रायल अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है। ऐसे प्रोबेशन होता है। प्रोबेशन मतलब क्या होता है, ये ऑफेंडर को रिलीज किया जाएगा कब तक, एक सुपरविजन के अंडर में रिलीज किया जाता है, ठीक है, और ये गुड कंडक्ट के ऊपर ये भी बेस्ड होता है। अब ये बेसिक आपको मैंने की चीजें बता दी जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी सवाल जनरली पूछता है। अब देखिए क्या है, व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट सफिशिएंट पेरोल कैन नॉट बी डिनाइड, मतलब आ गया ना पेरोल के ऊपर सवाल। फिर स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनल रिलीज ऑन पेरोल रूल्स, तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी मैंने कहा कि भैया ये कोर्ट के ऊपर होता है, जरूरी नहीं है कोर्ट देगा ही देगा, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन पेरोल रूल्स, कांट दे हैव देयर ओन रूल, ऑब्वियसली दे कैन हैव देयर ओन, ठीक है। चलो 23 का क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। This is absolutely right. In India, prisons are governed by Prison Act 1894, which expressly kept subject of prison under the control of provincial government. अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो ये यहाँ मैंने प्रिजन एक्ट 1894 इसीलिए मेंशन किया है, ठीक है। अभी भी कुछ स्टेट्स में इसका यूज हो रहा है। इसमें क्या हुआ था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई थी कि वो अपने जो प्रोविंस होंगे वहाँ पे प्रिजन्स की सब्जेक्ट को अपने अनुसार उसके लिए डे टू डे ऑपरेशन में वो नियम कानून बना सकते हैं। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर 23 क्वेश्चन देखिए, होम गार्ड के ऊपर है। या आप खुद से करिए क्वेश्चन, क्योंकि मैंने होम गार्ड के ऊपर आपको एक बार अच्छे से समझा दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है गूगल के द्वारा एक एआई बेसिकली बनाया गया है जिसका नाम है सेल टू सेंटेंस स्केल बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ये 27 बिलियन पैरामीटर्स पे बनाया गया एक प्रॉपर एआई मॉडल है जिसका मेन काम क्या है, जो इंडिविजुअल सेल्स होती हैं, आप सोच के देखो आपकी बॉडी में कितनी सारी सेल्स हैं, तो हर एक सेल को अंडरस्टैंड करने के लिए इस एआई को बनाया गया है। इसका मेन पर्पस क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। इसका पर्पस ये है कि जो ड्रग की डिस्कवरी की जा सके ऐसी बीमारियों की जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर है, जैसे कैंसर जब कभी होता है उसके अंदर सेल्स ही तो होती हैं, तो उन सभी सेल्स को अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सके, इसलिए ये सेल टू सेंटेंस स्केल एआई बनाया गया है। कैसे काम करता है, इसमें लार्ज डेटा सेट से इसको ट्रेन किया जाता है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ट्यूमर, इम्यून सेल कैसे इंटरैक्ट कर रही हैं, कैसे सेल का डेटा है, वो सबको क्या करके वो सारा का सारा डेटा दिया जाएगा इस एआई को, वो ट्रेन करेगा उसके ऊपर, और ट्रेक करने के बाद वो क्या करेगा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगा जिससे वो पूरी की पूरी बीमारी को अगेंस्ट एक ऐसी बोलते हैं ना इलाज बना सके, ड्रग बना सके जो कि इम्यून सिग्नल दे सके और बीमारी से लड़ सके। ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है अगर ये ब्रॉडर लेवल पे इसको अच्छे तरीके से अपग्रेड किया जाता है। इम्पैक्ट ये होगा, एआई डायरेक्टली साइंटिफिक डिस्कवरी करेगा, नए पाथवेज खोलेगा ये, जिससे कैंसर की थेरेपी का डेवलपमेंट हो सके, साथ ही साथ प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ड्रग टेस्टिंग और ज़्यादा एक्सेलरेट होगी, एआई ड्रिवन बायोमेडिक्स और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी रिसर्च, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़। तो आपसे एज इट इज पूछ सकते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या क्वेश्चन ऐसे नहीं डाल सकते हैं कि सेल टू सेंटेंस स्केल किस रेफरेंस में बात किया जाता है, तो आप बताओगे ना भाई बेसिकली एआई है जिसका काम क्या है, जितनी भी सेल्स होते हैं उन सबको एक तरीके से स्टडी करना। तो अगर आप ध्यान दोगे Cas9 कहीं ना कहीं क्या है, ये जीन एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है, कौन सी मॉलिक्यूलर सीजर है। अगर आपको मैं Cas9 CRISPR बताऊंगा वो इन डिटेल हो जाएगा, बट अभी के लिए आप ये समझो कि ये एक मॉलिक्यूलर सीजर है। आप इसको Cas9 आप नेट पे ऐसे डालिए तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। कभी इसके ऊपर आर्टिकल आएगा तो मैं इन डिटेल समझाऊंगा कैसे जीन एडिटिंग होती है, कैसे जीन सीक्वेंसिंग होती है। फिर यहाँ पे 21 के ऊपर R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस दिया गया है। इस क्वेश्चन का कोई रेलेवेंस इसके साथ नहीं है, लेकिन पॉइंट क्या है मैं बताना चाह रहा हूँ, यूपीएससी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, जैसे R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस लिखा गया है तो ऐसे बोल सकते हैं कि सेल टू सेंटेंस जो पूछा गया है वो किस पर्पस के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस अगर आप ध्यान से दोगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या है। ये बेसिकली इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस है रिसाइकिल इंडस्ट्री में, या फिर यहाँ पे इकोलॉजिकल मैनेजमेंट कहा गया है वेटलैंड का, या फिर सस्टेनेबल प्रैक्टिस कही गई है कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, या फिर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के ऊपर बात की गई है। तो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस जो होता है ये बेसिकली रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है जिससे एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस की जा सके। कभी भी कोई भी अगर रिसाइकलिंग करनी है, कोई भी अगर प्रोडक्ट है या फिर वेस्ट को कैसे रिसाइकिल किया जाए, ठीक है, ये बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव होता है। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।